बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मेज रनर पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से भूल भुलैया से मेज से निकलने में बच्चों को कई साल लग गए। इसमें उन्हें अपनी जान से भी खेलना पड़ा और जब ये सब के सब बाहर आ जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें मेज के अंदर रखा था उसका नाम विकेड है और यहाँ से अब इन्हें कुछ नकाबपोश हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले जाते हैं। अब हमें अतीत की कुछ झलकियां दिखाई जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि थॉमस बहुत छोटा है और उसकी मॉम उसे साइंटिस्ट एवा के हवाले कर रही है क्योंकि पूरी दुनिया में वायरस फैला हुआ है। यहाँ पे कुछ और भी बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को एवा के यानी कि विकेड कंपनी के हवाले कर रहे हैं और इसके बाद इन सब को मेज में डाला जाता है जहाँ से अपनी जान बचाकर अभी बाहर आए और तभी थॉमस की आंख खुल जाती है। दरअसल थॉमस इस सपना देख रहा होता है और हेलीकॉप्टर से इन सब को उतारा जाता है और पूरी सुरक्षा के साथ इन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की जा रही होती है और बाहर हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी भी होता है जो इन पर हमला करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ लोग हैं जिनके पास आर्म्स हैं, इसीलिए इन्फेक्टेड लोग इनके आसपास भी नहीं आ सकते। और अब जितने भी लोग मेज से अपनी जान पर खेल कर बाहर आए जिसमें थॉमस, टेरेसा, न्यूट, मिनो, फ्राइपेन एंड विंस्टन है, वो सब के सब एक सुरक्षित जगह पर है। यहाँ पर इनकी मुलाकात जेनसन से होती है। जेनसन इन सब बच्चों को बताता है कि तुम यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हो, यहाँ पर तुम तक विकेट नहीं पहुंच सकता जिसने तुम्हें उस मेज के अंदर डाला था, और ना ही क्रैंक्स। दरअसल बाहर की दुनिया में जो लोग वायरस से इन्फेक्टेड है उन्हें क्रैंक्स कहा जाता है और जिस वायरस से ये इन्फेक्टेड हुए हैं उस वायरस का नाम फ्लेयर है। और जब पूरी दुनिया में वायरस फैल रहा था तो ये सब बच्चे भी उसी जगह पर थे जहाँ पर वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप था, लेकिन इनके ऊपर वायरस का कोई भी असर नहीं हुआ। इसीलिए वैज्ञानिक सालों से इनकी बॉडी पर, इनके दिमाग पर ही रिसर्च कर रहे होते हैं कि इनके अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से वायरस का इन पर कोई भी असर नहीं होता। इसीलिए सब बच्चे खास होते हैं, इसीलिए इन्हें मेज के अंदर डाला जाता है इनके दिमाग को परखने के लिए। और अब ये सब बच्चे यहाँ एक नई जगह पर है जहाँ पर इन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि ये सब के सब सुरक्षित हैं। यहाँ पर इनके जैसे और भी बच्चे होते हैं और थॉमस को ये पता चलता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही मेज नहीं है बल्कि विकेड कंपनी के और भी कई सारे भूल भुलैये थे और ये वो बच्चे हैं जो वहां से निकल पाए और अब ये सब के सब एक साथ हैं। लेकिन थॉमस के दिमाग में और भी बहुत सारी बातें चल रही होती है और जब ये सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं तभी वहां पर थॉमस एक लड़के को देखता है। इसका नाम एरिस है और उसे बताया जाता है कि मेज से निकलने वाला सबसे पहला लड़का यही है। और तभी यहाँ पर जेनसन आता है। जेनसन इनमें से कुछ के नाम लेता है और वो उन सबको अपने साथ ले जाता है। थॉमस को बताया जाता है कि इसी तरह से हर बार कुछ बच्चों को यहाँ से ले जाया जाता है, शायद एक किस्मत वाले हैं, ये सब यहाँ से किसी बेहतर जगह पर जा रहे हो। लेकिन थॉमस के दिमाग में अभी भी कई सारे सवाल होते हैं और तभी वो बाहर देखता है कि टेरेसा को कुछ लोग अपने साथ ले जा रहे हैं। वो उस तक जाना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन गार्ड उसे उस तक नहीं पहुंचने देते। वो कहते हैं कि टेरेसा के अभी भी कुछ टेस्ट बाकी हैं, इसीलिए इस वक्त तुम उससे नहीं मिल सकते। यहाँ पर एरिस जो कि सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा था वो थॉमस को एक जगह ले जाता है और ऊपर से उसे दिखाता है कि ये सब लोग बच्चों को एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर एक खास लैब के अंदर लेकर जाते हैं। और रात को जब ये छुपके से उस लैब के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये वही बच्चे होते हैं जिन्हें हर रोज ये इनमें से चुन कर ले जाते हैं। इनके दिमाग के अंदर, इनके मुंह के अंदर पाइप्स लगे होते हैं और इनके शरीर से एक खास तरह का लिक्विड निकल रहा होता है। तभी यहाँ पर जेनसन आता है। थॉमसन और एरिस छुप जाते हैं और जेनसन वीडियो कैम के जरिए यहाँ पर साइंटिस्ट एवा पेस से बात करता है। थॉमसन के हिसाब से उसने अपने आप को उनके सामने वीडियो कैम पर गोली मार ली थी, लेकिन अब इन्हें पता चलता है कि वो सब कुछ झूठ था और जेनसन भी उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिन लोगों ने इन सब को मेज के अंदर, भूल भुलैया के अंदर डाला था। जेनसन एवा को बताता है कि हमें कामयाबी मिल रही है, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो सब पॉजिटिव है। एवा कहती है कि जितने भी और बच्चे हैं उन सब पर भी टेस्ट करना शुरू करो और साथ ही साथ वो यहाँ पर एक नाम भी लेती है। वो नाम होता है राइट हैंड। वो जेनसन को कहती है कि जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढो, वो हमारी 2 जगहों पर पहले भी हमला कर चुके हैं और अब मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। और इसके बाद जेनसन यहाँ से निकल जाता है और अब थॉमस को पता है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है और जेनसन उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इन सब को मेज के अंदर डाला था, यानी विकेड का। और थॉमस अब यहाँ से अपने साथियों के साथ निकलने की तैयारी करता है। सबसे पहले वो टेरेसा को छुड़ाते हैं और इसके बाद ये सब के सब रात को यहाँ से निकल जाते हैं। और जब जेनसन को ये बात पता चलती है तो वो अपने आदमियों को इन सब को पकड़ने के लिए भेजता है।
थॉमस अपने साथियों को बताता है कि ये हमारी बॉडी से कुछ निकाल रहे हैं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसा है जो इन सब को चाहिए, इसीलिए इन सब ने हमें यहाँ पर कैप्चर करके रखा है। अब जब ये सब के सब विकेट के लोगों से छुप रहे होते हैं तभी इन पर कुछ क्रैंक्स हमला कर देते हैं, यानी कि वो इन्फेक्टेड लोग जो अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। लेकिन ये सब के सब वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और अगली सुबह ये देखते हैं कि पूरी दुनिया अब एक खंडर बन चुकी है। चारों तरफ टूटी फूटी इमारतें हैं। इनके साथ एक लड़का होता है जिसका नाम विंस्टन होता है और विंस्टन को एक ज़ॉम्बी ने, एक क्रैंक ने काट लिया होता है, इसीलिए अब उसकी बॉडी में भी इन्फेक्शन है। इसीलिए इन सबको उसे छोड़कर आगे जाना पड़ता है क्योंकि वो अब मर रहा है, वो कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा और अगर ये उनके साथ रहा तो इन सबको भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब जब ये आगे जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक भयानक तूफान आता है जिसमें बिजलियां चमक रही होती हैं और ऐसा तूफान पहले धरती पर नहीं आता था, यानी कि अब धरती पहले से पूरी तरह बदल चुकी है। ये भागकर एक घर में आसरा लेते हैं और ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, यानी कि बहुत सारे क्रैंक्स हैं और इन सबको बांधा हुआ है। और तभी इनके पास एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम ब्रेंडा होता है। ब्रेंडा इन सबको जॉर्ज के पास ले जाती है। जॉर्ज इन सबसे कहता है कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, तुम कहां से आए हो, तुम कहां जा रहे हो और मुझे तुमसे क्या फायदा है। यहाँ पर जॉर्ज की तरह और भी लोग होते हैं जो इन्फेक्टेड नहीं होते और ये सब के सब बहुत खतरनाक होते हैं। और जब जॉर्ज को इन सब की असलियत का पता चलता है, उसे ये पता चलता है कि ये विकेट से भाग कर आए हैं और वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तब तक यहाँ पर विकेट के लोग आ जाते हैं। उन्हें पता चल गया होता है कि ये सब यहाँ पर है और यहाँ से सब के सब भाग जाते हैं। लेकिन थॉमस और ब्रेंडा यहीं पर अटक जाते हैं और अब विकेट के लोग उन्हें पकड़ने वाले होते हैं कि यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। जो जॉर्ज ने यहाँ पर चारों तरफ डायनामाइट बिछाया था वो फट जाता है जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। लेकिन थॉमस और ब्रेंडा यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इनके ऊपर से खतरा अभी भी नहीं टला। एक क्रैंक इन पर हमला करता और ब्रेंडा एक ऐसी जगह पर गिर जाती जो पूरी कांच की है और वो कांच क्रैक हो रहा होता है और अगर कांच टूट गया तो ब्रेंडा कई फुट नीचे बिल्डिंग से नीचे गिर जाएगी और वहां पर क्रैंक एक बार फिर से ब्रेंडा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन थॉमस उसका हाथ पकड़ लेता और कांच को तोड़ देता है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी और क्रैंक नीचे गिर जाता है। ब्रेंडा और थॉमस यहाँ से निकल जाते हैं और आगे जाकर ब्रेंडा देखती है कि उस क्रैंक ने उसके पैर पर काट लिया होता है, यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड है। यहाँ पर इन्हें अपने जैसे कुछ नॉर्मल लोग भी मिलते हैं, यानी कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं। और यहीं पे रात को थॉमस को एक सपना आता है जिसमें उसे अपनी पुरानी यादें आती हैं, जिसमें वो टेरेसा को ये बता रहा होता है कि उसे विकेट के सारे प्लान का पता चल चुका है और वो कहता है कि मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन तभी विकेट का एक आदमी उसे अपने साथ ले जाता है और यही एक वजह होती है कि इस कहानी के फर्स्ट पार्ट में मेज के अंदर थॉमस को और टेरेसा को डाला गया था क्योंकि वो विकेट के साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते थे। उन्हें उनकी सच्चाई का पता चल चुका था। अब थॉमस और ब्रेंडा अपने पुराने लोगों से मिल जाते हैं और यहाँ पर इन्हें उस आदमी का पता भी चल जाता है जो इनकी खबरें विकेट तक पहुंचाता है। इसका नाम मार्कस होता है और ये लोग इसे मारकर यहाँ से आगे निकल जाते हैं क्योंकि अगर इसे पता है कि ये सब यहाँ पर है तो विकेट को भी पता होगा। और एक लंबा सफर तय करने के बाद ये चट्टानों के बीच में एक पुल को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी पुरानी गाड़ियां होती हैं और जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनके ऊपर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। ये सब छुप जाते हैं। वहां पर 2 लड़कियां आती हैं और इन्हें अपने गन पॉइंट पर ले लेती हैं। यहाँ पर इनके साथ एरिस भी होता है, वही लड़का जो सबसे पहले मेज से निकला था और ये दोनों लड़कियां भी उसी मेज में थी जिसमें एरिस था। ये एरिस को अपने गले से लगा लेती हैं और ये बताती हैं कि हमें राइट आर्म ग्रुप ने बचाया। थॉमस कहता है क्या तुम राइट आर्म ग्रुप को जानती हो? और इसके बाद ये दोनों की दोनों इन सब को राइट आर्म ग्रुप के पास ले जाती है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग नहीं बचे होते हैं। राइट आर्म के ग्रुप का जो लीडर होता है उसका नाम विंस होता है। विंस कहता है हमारे बहुत सारे लोग मारे गए और तभी ब्रेंडा जिसे क्रैंक ने काट लिया था वो बेहोश हो जाती है क्योंकि इन्फेक्शन अब उसकी बॉडी में फैलता ही जा रहा है और विंस अपनी गन निकालता है, उसे मारना चाहता है लेकिन थॉमस उसे रोकता है। वो कहता है ऐसा मत करो, मैंने इससे वादा किया था कि तुम हमारी मदद कर सकती हो। वो कहता है कि हाँ मैं इसे मारकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और तभी यहाँ पर एक साइंटिस्ट आती है जो कभी विकेट के लिए काम किया करती थी और वो थॉमस को पहले से जानती है लेकिन थॉमस को कुछ भी याद नहीं होता। वो साइंटिस्ट बताती है कि जब तुम विकेट में थे तो तुमने मुझसे कहा था कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि एक एक करके तुम्हारी
तुम्हारे सभी दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने मर रहे थे। और इसके बाद तुमने हमें विकेट ऑर्गेनाइजेशन के कई ठिकानों के बारे में बताया, और यहाँ पर जो विंस है, जो राइट आर्म का लीडर है, उसे पता चलता है कि थॉमस ही वो इंसान है जिसकी वजह से इन्हें विकेट की इंफॉर्मेशन मिलती थी और ये उन पर हमला करते थे। लेकिन थॉमस को इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, और ये सब वो कारण होते हैं जिस वजह से विकेट ने थॉमस की याददाश्त को मिटा दिया होता है और बाद में उसे मेज में भेजा होता है। अब ये वैज्ञानिक थॉमस और ब्रेंडा को अपने साथ ले जाती है और वो थॉमस को बताती है कि शुरू में विकेट ऑर्गेनाइजेशन के जो इरादे थे वो नेक थे, वो इस वायरस का इलाज ढूंढना चाहती थी और तुम ही कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके ऊपर वायरस का असर नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्यों? दरअसल तुम लोगों के दिमाग में एक एंजाइम पैदा होता है जिसकी वजह से तुम पर वायरस का कोई भी असर नहीं होता, और अगर हमें किसी का इलाज करना है तो तुम्हारे खून से उस एंजाइम को अलग करना होगा और उसे इन्फेक्टेड इंसान की बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। लेकिन इस एंजाइम को बनाया नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हारी बॉडी से इसे निकालना होता है, और यही एक वजह होती है कि विकेट इन बच्चों के अंदर से उस एंजाइम को निकाल रही होती है। इसीलिए इन्होंने सबको एक लैब में रखा होता है जहां पर टेरेसा भी थी, और इनके दिमाग में मुंह के अंदर पाइप इसीलिए थी क्योंकि वो इनकी बॉडी से एंजाइम निकाल रहे थे, और ऐसा वो तब तक करते रहेंगे जब तक ये बच्चे अपनी आखिरी सांस ना खो दे। और इसीलिए यहाँ पर जो वैज्ञानिक होती है, जो थॉमस को सब कुछ बता रही होती है, उसने विकेट को छोड़ दिया था। थॉमस और मैरी की ये सारी बात टेरेसा ने सुन ली होती है। इसके बाद थॉमस की बॉडी से एंजाइम निकालकर ब्रेंडा की बॉडी में डाल दिया जाता है जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और उसी शाम को टेरेसा थॉमस को बताती है कि मेरी मॉम की मुझे आज भी याद आती है, वो भी इसी वायरस से इन्फेक्टेड थी। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया था, मुझे लगता था कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर रात को मैं उनके चीखने की आवाजें सुनती थी, लेकिन एक दिन उनकी आवाजें बंद हो गई और जब मैं कमरे में गई तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी आंखें निकाल ली थी। ऐसी पता नहीं कितनी कहानियां, कितने लोगों ने सब कुछ झेला है, और मैं नहीं चाहती कि लोगों के साथ अब भी ऐसा ही हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ये सब कुछ समझ सकते हो। थॉमस कहता है कि क्या समझ सकता हूँ, और तभी वो देखता है कि वहां से विकेट के हेलीकॉप्टर्स आ रहे होते हैं। दरअसल टेरेसा ने विकेट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी लोकेशन बता दी होती है क्योंकि वो उन लोगों की मदद करना चाहती है जो लोग इन्फेक्टेड हैं, भले उनकी बॉडी से एंजाइम निकाले जा रहे हैं, भले इसमें उनकी जान क्यों ना चली जाए। और अब यहाँ पर जेनसन अपने कमांडोज के साथ इनके इलाके पर बॉम्ब गिराना शुरू कर देता है। इसके बाद उसके कमांडोज नीचे आकर यहाँ पर जितने भी बच्चे जो ये लोग लैब से छुड़ा कर लेकर आए थे उन सबको अपनी हिरासत में ले लेते हैं। और अब यहाँ पर एवा पेज भी आ जाती है जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हेड है, जिसने पिछले भाग में ये दिखाया था कि उसने अपने आप को गोली मार ली। और तभी यहाँ पर मैरी भी आ जाती है जो वैज्ञानिक है, जो कभी विकेट के लिए काम किया करती थी। जेनसन उसे गोली मार देता है और इससे पहले कि ये सब बच्चों को यहाँ से ले जाते, थॉमस अपनी जेब से बॉम्ब निकालता है जिसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होता है। वो कहता है कि मैं सबको उड़ा दूंगा, मैं तुम्हारे इरादों को कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो जानता है कि ये सब उन्हें एक सेल की तरह यूज करना चाहते हैं, जिसे इंसान तब तक यूज करता है जब तक उसके अंदर एनर्जी होती है। और यहाँ पर थॉमस के साथ और बच्चे भी खड़े हो जाते हैं जो कि इम्यून है, जो उसके साथ मेज के अंदर थे। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और इससे पहले कि थॉमस उस रिमोट का बटन दबाता, यहाँ पर ब्रेंडा जो कि आज थॉमस की वजह से ठीक है और उसका साथी जॉर्ज एक गाड़ी लेकर आ जाते हैं और दोनों ग्रुप्स के बीच में एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हो जाती है। और इस चीज का फायदा उठाकर थॉमस और कुछ और सर्वाइवर्स जिन्हें विकेट मारना चाहता था वो बच जाते हैं। लेकिन एवा पेज थॉमस के बहुत सारे साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, जिसमें टेरेसा जो खुद ही उनके साथ गई होती है, और एक मिनो भी होता है। और थॉमस ने मिनो को वादा किया था कि वो जिंदगी में कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। और ये बात सिर्फ मिनो की नहीं है, क्योंकि थॉमस जानता है कि ये लोग कभी भी रुकने वाले नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पर वो सभी सर्वाइवर्स को कहता है कि वो एवा पेज को मार देगा, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग इसी तरह से उनका इस्तेमाल करते रहेंगे। और यहाँ पर जितने भी लोग बचे हुए हैं वो भी उसके साथ उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम्हारा प्लान क्या है। इसके आगे की कहानी इसके अगले पार्ट में दिखाई गई है, जो इसका लास्ट पार्ट है, जिसका नाम है द डेथ क्योर। ये फिल्म जिसकी कहानी अभी हमने आपको सुनाई, ये फिल्म सन 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। इस फिल्म का बजट था $61 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $313 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।